प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में भाग रहे हैं। डेटा देखना पड़ेगा ना, उससे पता चलेगा कि भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं। और अगर सही में भाग रहे हैं तो कहाँ भाग रहे हैं, मतलब अगर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, किन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही ये जो भाग रहे हैं अगर, तो क्या परमानेंटली भाग गए या फिर वापस भी आएंगे, तो ये सभी कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं, क्या चल रहा है। इंडियन मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। आज तो कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, बट हाँ कितना रिटर्न्स आएगा ना, पिछले कुछ दिनों से तो रिटर्न आया ही है। तो मार्केट ऐसा ही काम करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आज नीचे गिरा है, देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या चलता है। और सेक्टर और थीम देखेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ भी कोई खास पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सेक्टर्स का परफॉर्मेंस ठीक है। मतलब डिफेंस देखें, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है। लेकिन नीचे अगर आप जाएंगे तो परफॉर्मेंस यहाँ आपको नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल मोस्टली आज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इंडियन स्टॉक मार्केट्स का। ऑल्दो मेरा पोर्टफोलियो तो आज भी फॉर्चुनेटली पॉजिटिव है, बट हाँ स्टॉक मार्केट है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा मार्केट पॉजिटिव है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है। बट आज फॉर अ चेंज मार्केट ज़्यादातर नेगेटिव है, मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव है। आपके इन्वेस्टमेंट के साथ भी यही होता होगा और ये चलता रहता है, स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है। अब देखिए यहाँ पे यूएस मार्केट्स हालात अच्छे नहीं हैं, कई दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है ये। अब यहाँ पे वेट किया जा रहा है, जेरोम पावेल जो कि फेड के चेयरमैन हैं, उनका आज जैक्सन होल का स्पीच आने वाला है। तो अब उस स्पीच में क्या बोलते हैं, स्पीच में देखा जाएगा कि क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट उनको करना है, एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने नहीं देना है। दो काम है उनका, ठीक है। तो अब देखना है कि क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन को लेकर क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या बोलते हैं। वो जो बोलेंगे उसके आधार पे ही मार्केट डायरेक्शन लेगा, यूएस मार्केट डायरेक्शन लेगा। तो देखते हैं क्या आता है, मंडे से क्लियरली पता चल जाएगा कि यूएस मार्केट जो भी वो बोलते हैं उसको उस पर कैसे रिएक्ट करता है। इसके बाद एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ तो चाइना, हांगकांग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और बाकी कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। यूरोपियन मार्केट्स मोस्टली फ्लैट है या थोड़ा ऊपर है, यहाँ भी कोई खास बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ भी नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल वही चाइना, हांगकांग थोड़ा पॉजिटिविटी है, बाकी कहीं कोई खास नहीं है। सो नाउ आज का टॉपिक, तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स जानना होगा कि एफआईआईज भाग रहे हैं कि नहीं, क्या सही में भाग रहे हैं क्या। एफआईआईज क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो जो बाहर से पैसा इन्वेस्ट होता है इंडिया में ना, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसको ही एफपीआई बोलते हैं। तो देख लेते हैं डेटा। तो यहाँ पे देखिए डेटा, ये पूरे साल का यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं ना, 2025 का ये डेटा है। देखिए जैन 2025 से स्टार्ट हुआ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का यहाँ पे डेटा। अगस्त का मैं अलग से दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले ऊपर अगर आप देखेंगे ना, एफआईआईज रुपीस करोड्स में डेटा है, तो मतलब बाहर से जो पैसा आया। और सेकंड कॉलम ऊपर देखेंगे डीआईआईज इन करोड्स। डीआईआईज मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब कि इंडिया में जो प्लेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उसको डीआईआईज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप एफआईआईज का देखेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड का, तो एक तो आपको डेट दिख रहा है उसका, ग्रॉस परचेस, मतलब किसी भी दिन वर्किंग डे ये खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, ठीक है। तो ग्रॉस परचेज मीन्स कितना खरीदा, ग्रॉस सेल्स मीन्स कितना बेचा, और नेट परचेज और सेल, मतलब कि ग्रॉस परचेज में जब नेट सेल्स घटा देंगे तो फाइनली क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एफआईआईज का देखेंगे तो आपको ग्रीन तो बहुत दिख रहा है, ठीक है ना, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, लेकिन अमाउंट देखिए बहुत छोटा छोटा अमाउंट है ये ग्रीन का। लेकिन जो रेड दिख रहा है ना, लाइक जैन, फेब या जुलाई, बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है एफआईआईज ने। जबकि वही राइट हैंड साइड में आप जाएंगे डीआईआईज का देखेंगे ना, नेट परचेज एंड सेल्स, सभी कुछ पॉजिटिव और बड़ा बड़ा अमाउंट का पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो मार्केट अभी मतलब बहुत ज़्यादा गिरा था, सही बात है, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी भी कर गया है ना, ऐसा नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है ऑल टाइम हाई से। तो उसका कारण यही है कि डीआईआईज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बचाए हुए मार्केट को, जबकि एफआईआईज बेच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेच रहे हैं। अगर आप अगस्त का भी डेटा देखेंगे ना, लेटेस्ट डेटा, तो यहाँ पे देखिए आप ना,
अगेन FIIs पहले है, DIIs बाद में। DIIs देखिए पूरा ग्रीन दिख रहा है आपको ना, नेट परचेज सेल्स पूरा का पूरा ग्रीन, मतलब हर एक दिन खरीदा है उन्होंने, ठीक है। इंडिया से पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन बाहर वाले जो इन्वेस्टर हैं पूरा भाग रहे हैं। देखिए आपको पूरा रेड दिख रहा है, सिर्फ 2 आपको ग्रीन दिख रहा है ना, 18 अगस्त और 21 को, वो भी अमाउंट छोटा है, ठीक है, बड़ा अमाउंट है नहीं कोई ऐसा। तो ओवरऑल यस, ये बिल्कुल सही बात है, इस डेटा को देखकर बोला जा सकता है कि जो FIIs हैं वो बिल्कुल इंडिया से भाग रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कि क्यों भाग रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं तो मोस्टली आपको पता ही होगा ना, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। भागने का रीज़न क्या है कि इंडिया मार्केट्स का वैल्यूएशंस ज़्यादा है, उनके अकॉर्डिंगली ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्निंग ग्रोथ है कंपनीज़ का, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो नहीं आ रहा है। जब प्रॉफिट ग्रोथ आने लगेगा तो यही वैल्यूएशंस आपको अट्रैक्टिव दिखने लगेगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 आप ये भी बोल सकते हैं कि जो बाहर के मार्केट्स हैं वो इंडिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, या तो वहाँ पे जो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस है या तो अच्छा आ रहा है, या फिर वैल्यूएशन के मामले में इंडिया से काफ़ी कम है, क्योंकि वो बाहर के इन्वेस्टर हैं, पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। अब उतने सारे कंट्रीज़ हैं, उतने सारे ऑप्शंस में उनको जो भी ऑप्शन सही लगेगा वहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया के साथ फिलहाल एक और प्रॉब्लम ऑफ कोर्स ट्रंप का टैरिफ है ना, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, एटलीस्ट FIIs के दिमाग में तो है वो ना। 25% ऑलरेडी लग चुका है, 27 अगस्त से 25% और लगेगा, टोटल 50% टैरिफ हो जाएगा, मतलब कि आप US में सामान बेच ही नहीं सकते। तो जो भी हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसका ऑलमोस्ट 55% का जो एक्सपोर्ट है उसके कारण निगेटिवली इम्पैक्टेड होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा निगेटिव है ना, उसके कारण भी इश्यूज़ है। सो लेट्स सी 27, मतलब ट्रंप के या फिर डोनाल्ड डक जो भी आप बोल लें, उनकी जो हरकतें हैं उसको देखकर तो नहीं लगता है कि ये 25% को रोका जाएगा। मोस्टली 50% वो लगेगा ही, क्योंकि पर्सनल ईगो पे लगा है वहाँ पे चोट ना। तो इंडिया तो नोबेल प्राइज़ ला ही नहीं रहा है उनको, तो पर्सनल ईगो पे लगा है, तो मुझे नहीं लगता कि कम होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट करें वो इंडिया को लेकर। सो लेट्स सी क्या होता है। तो बाहर जो भाग रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। तो देखिए बाहर, एक तो मैं आपको रिटर्न शो करता हूँ ना, आपको आइडिया मिल गया। एक तो चाइना, हांगकॉन्ग आप देख ही रहे हैं ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है, वहाँ पे पैसा जा रहा है। उसके बाद साउथ कोरिया में अच्छा खासा पैसा जा रहा है, और डेवलप्ड में अगर आप देखें तो जापान में थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। जैसे US से अगर कोई बड़ा पैसा निकलेगा तो नेचुरली ना वो ट्राई करेंगे कि भाई US तो ठीक है, लेकिन उसके तरह ही कोई बड़ा इकोनॉमी में जाए ताकि रिस्क थोड़ा कम रहे। तो ऑफकोर्स वो यूरोपियन यूनियन में भी वो पैसा जाएगा, ठीक है, जापान में थोड़ा पैसा जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न, थोड़ा रिस्क लेने के लिए चाइना और हांगकॉन्ग में जाएगा, ठीक है। तो ये सब पैसा जा रहा है, ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया। तो इंडिया ऑल्दो ज़्यादातर पैरामीटर्स में अभी भी काफ़ी अच्छा है ग्रोथ के मामले में, लेकिन जो इश्यूज़ हैं जो कि मैंने आपको बताया उसके कारण FIIs बाहर भाग रहे हैं। अब है कि भाई ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या हमेशा के लिए भाग गए तो देखिए हमेशा के लिए FIIs कभी नहीं भागते हैं। ये जो आप डेटा देख रहे हैं ना, हर एक साल का डेटा देखेंगे, थोड़ा अप डाउन हमेशा दिखेगा, ठीक है, कभी आएंगे कभी भाग जाएंगे, ठीक है। उनको सिर्फ रिटर्न से मतलब है। तो जैसा ही इंडिया में जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है थोड़ा इम्प्रूव करने लगेगा ना, देखिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स इंप्रूव करने का मतलब यही हुआ, ध्यान में रखें, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही है, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देगा स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको देखें तो वो लोग वही देखेंगे कि भाई वहाँ थोड़ा पॉजिटिव। तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको चाहिए डबल डिजिट में जैसा ही आ जाएगा प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, अर्निंग ग्रोथ, तो फिर से वापस आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लार्ज कैप में कोई 15% 20% का एक्सपेक्टेशन, मैंने पहले ही बताया था 11-12% के पास भी आ जाए रफली तो उसे बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा जो मार्केट है बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी। वर्ल्ड के जो दूसरे मार्केट्स हैं ना, लास्ट 1 ईयर में देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन था, लेकिन लार्ज कैप्स में अगर आप देखेंगे पहले के मुकाबले हमारा वैल्यूएशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब इंडिया का तो एक लॉन्ग टर्म एवरेज है, उसके मुकाबले फिर दूसरे जो इकोनॉमीज़ है ना वहाँ से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहले के मुकाबले वैल्यूएशंस में कमी आया है इंडिया के, ठीक है, रिलेटिव वैल्यूएशन में। तो इसलिए बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करें कि जैसे ही अर्निंग ग्रोथ थोड़ा वापस आने लगेगा, ये जो FIIs भाग रहे हैं ये सब के सब वापस आएंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि US में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑलरेडी आपको दिख रहा है
तो वहाँ पे अगले 2-3 महीने बहुत चैलेंजिंग होने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2-3 महीने में ये जो डोनाल्ड डक जो भी करना चाहते हैं, अगर वो सक्सेसफुली सब कुछ कर लेते हैं, मतलब टैरिफ जैसा प्रॉब्लम, क्योंकि डेली वाइज ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है धीरे धीरे, टैरिफ का प्रॉब्लम, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो ये सब जैसे जैसे होगा, यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, तो वहाँ से भी इन्वेस्टर्स भागेंगे, ठीक है। और भागेंगे ऑफ कोर्स वो सभी जगह जाएंगे, लेकिन होपफुली 2-3 महीने तक इंडियन इकोनॉमी का हालात थोड़ा और इम्प्रूव कर चुका होगा, तो जो भागेंगे उसका एक अच्छा खासा हिस्सा शायद इंडिया में भी आए, ठीक है। देखना होगा एग्जैक्टली कि कुछ बोला नहीं जा सकता है ना, मार्केट है, लेकिन इस तरह का थॉट प्रोसेस लेकर चला जा सकता है। तो इंडियन इकोनॉमी को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी भी मैंने काफ़ी समय से आप लोग को बताया भाई 2-3-4 महीने दें, ठीक है। यहाँ भी इम्प्रूवमेंट आपको बिल्कुल दिखेगा। बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है, उसके आधार पर आप मान कर चलें कि आएगा। इंटरेस्ट रेट कट का भी असर हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा झेले, उसके बाद ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो एफआईआईज भी वापस आएंगे, ये कोई भी मेजर कंसर्न नहीं है। सुना कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको दूंगा। देखिए, ये जो रेटिंग अपग्रेड हुआ था इंडिया का ना, मैंने बताया था आप लोग को BBB- टू BBB, तो उससे चेंजेस आपको ऑलरेडी थोड़े बहुत दिख रहे हैं। मैंने बहुत बोला था ना कि भाई इंडियन कंपनी जो फॉरेन कंट्रीज़ में पैसा रेस करेंगी, थोड़ा उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी दिख रहा है। कुछ डेटा आज इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, तो इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने सोचा आपको बताऊं ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए, ठीक है। देखिए, एक्सिम बैंक है ना, इंडिया का एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, तो इन्होंने $1 बिलियन रेस किया था जैन दिस ईयर, ठीक है, 10 ईयर का पेपर, ठीक है। तो जब इन्होंने वो $1 बिलियन रेस किया था, उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वो यूएस का जो 10 ईयर जीसेक है ना, उससे 100 बेसिस पॉइंट ज़्यादा पे रेस किया था। मतलब एग्जांपल के लिए मान लीजिए यूएस का इंटरेस्ट रेट 5% है, तो 6% पे इनको लोन मिला था, ठीक है। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। अब वही स्प्रेड जो कि 100 बेसिस पॉइंट का था, वो 71 बेसिस पॉइंट्स का हो गया है। देख रहे हैं ना, 29 बेसिस पॉइंट नीचे आ गया है, ठीक है। और उसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी एक एग्जाम्पल है। इनका एक बॉन्ड है 2032 में मैच्योर होने वाला है, तो वहाँ पे इन्होंने $1.5 बिलियन रेस किया था। तो उस समय जब रेस किया था 2022 में, तो उस समय यूएस का जो 10 ईयर जीसेक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उससे 120 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा स्प्रेड था। मतलब मान लीजिए कि अगर यूएस का 10 ईयर जीसेक 5% है, तो इनको 6.2% पे लोन मिला था, 120, दैट इज़ 1.2% एक्स्ट्रा पे। लेकिन अभी उसी बॉन्ड पे अगर स्प्रेड देखेंगे ना, 10 ईयर जीसेक, यूएस का 10 ईयर जीसेक के मुकाबले, तो सिर्फ 63 बेसिस पॉइंट्स आ गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया है, ठीक है। तो ये सब जो हो रहा है उसका रीज़न क्या है? एक तो ऑफकोर्स कि इंडिया का ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है, सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है जीडीपी ग्रोथ रेट। ऑफकोर्स इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद नहीं है जीडीपी हमारा, लेकिन वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ को ये सब पसंद है ना कि भाई फास्टेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड में, तो वो बड़ी बात है, उसके कारण हमें एडवांटेज मिलता है। उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली हुआ है कि BBB- से BBB हो गया, उसका एडवांटेज मिल रहा है। और साथ ही जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, ज़्यादातर कंपनीज़ का, वो बहुत अच्छे कंडीशन में है। हमारी वो कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है, वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि इसके कारण इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ का। देखिए, एक लेटेस्ट फिगर आया, आरबीआई डेटा है, और ये डेटा है अगस्त 8 का, ठीक है। तो आरबीआई का बोलना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है, वो हुआ है 10.22% का, और डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है 10.05% का, ठीक है। एक साल पहले अगर यही डेटा देखते ना, तो क्रेडिट ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर था 13.7 था, और डिपॉजिट ग्रोथ 10.6% था। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी में यही कुछ कमी है जिसके कारण इश्यूज़ आ रहे हैं ना। तो यही जो आपका क्रेडिट ग्रोथ अभी 10.22% है ना, यही जब 12, 13, 14% के रेंज में जाने लगेगा ना, तब आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको बूम दिखेगा इंडियन इकोनॉमी में, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और साथ ही जीडीपी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और इसीलिए सीआरआर कट किया गया है, जो कि सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इन सभी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफकोर्स आप देखेंगे कि ये जो क्रेडिट ग्रोथ है ना, आने वाले महीनों में बढ़ेगा, ये बिल्कुल डबल
डिजिट, मतलब डबल डिजिट तो अभी भी है, लेकिन हमें चाहिए कि कम से कम 12-13% या उससे ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा उतना अच्छी बात है, ठीक है। तो वो होगा, आप आने वाले महीनों में देखेंगे, और ये जब होने लगेगा ना तो आप देखिएगा, कोरिलेट कीजिएगा उस समय आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा चाइना फ्रंट पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट है ना। चाइना ने रेयर अर्थ और फर्टिलाइजर जिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ना इंडिया को लेकर, वो सब हटा दिया है। बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा था। और यूक्रेन का तो डिस्कशन करना थोड़ा बनता है ना, फ्यू सेकंड्स के लिए एटलीस्ट। देखिए यूक्रेन ने ये जो वॉर किया रसिया के साथ, उसको क्या मिला इस वॉर से, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं ना, मतलब एक तो 20% के आसपास उसके एरिया पे रसिया ने कब्जा कर लिया है। लाखों लोग मारे गए, दोनों साइड्स ऑफ कोर्स मारे गए हैं, ठीक है। फ़ायदा किसको हो रहा है इसका? सिर्फ होगा यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ को, और किसी को तो फ़ायदा होता, और रसिया को टू सम एक्सटेंट। मतलब रसिया को हो रहा है, यूएस को हो रहा है, और यूरोपियन यूनियन। देखिए यूएस और यूरोपियन यूनियन क्या फ़ायदा हो रहा है? यूएस लगातार ना आर्म्स एम्यूनिशन बेचे जा रहा है, उसका पैसा वसूल रहा है, ठीक है। आने वाले महीनों में, सालों में और ज़्यादा बोल रहा है मैं बेचूंगा, सबका पैसा चाहिए, ठीक है। यूएस के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से जो यूक्रेन का मिनरल्स है उसका ऑलमोस्ट 50% पे ऑलरेडी सिग्नेचर हो चुका है कि भाई ये मेरा होगा, ठीक है, मैं हेल्प करूँगा लेकिन ये हिस्सा मेरा होगा। तो वो भी कब्जा कर लिया यूक्रेन का, ठीक है। इसके बाद ये जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है यूक्रेन में ना, उसका फिर रिकन्स्ट्रक्शन होगा ना। जैसे ही लड़ाई बंद होगा, यूएस की कंपनीज़ वहाँ पे चली जाएंगी, यूरोपियन यूनियन की कंपनीज़ वहाँ पे चली जाएंगी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। वहाँ पे फिर से ये लोग बहुत पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो पैसा ही पैसा बना रहे हैं ये लोग, अब कुछ सालों से बना रहे हैं और आने वाले सालों में और ज़्यादा बनाएंगे यूक्रेन से। तो यहाँ पे ये जो लड़ाई हुआ है उसको सिर्फ एक कंट्री को इशू हुआ है, वो है यूक्रेन। बाकी ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इससे पैसा बनाया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।